Hello, my dear children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today, in this video, we will discuss word by word and line by line the text of our lesson 1 in your books Flamingo. And the title of the lesson is The Last Lesson. बच्चों, ये फर्स्ट लेसन है फ्लेमिंगो का और इसका नाम है द लास्ट लेसन. तो चलिए शुरू करते हैं. द लास्ट लेसन रिटन बाय अ फ्रेंच राइटर अल्फोंस डोडे विद मी पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़ एंड डिस्ट्रिक्ट झज्जर. तो बच्चों, द लास्ट लेसन, इस स्टोरी के अंदर हम फ्रांस की कहानी पढ़ेंगे. एक्चुअली फ्रांस के 2 पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये लिखी है एक फ्रेंच राइटर ने जिनका नेम हम प्रोनाउंस करेंगे अकॉर्डिंग टू फ्रेंच, अल्फोंस डोडे. तो बच्चों, ये है राइटर आपकी स्क्रीन के ऊपर. तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि इन्होंने इस लेसन में क्या लिखा है. सो अल्फोंस डोडे वॉज बॉर्न इन 1840 एंड डाइड इन 1897. ये फ्रेंच नॉवलिस्ट थे बच्चों और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रशियन वॉर 1870-1871. बच्चों, फ्रांस और प्रशिया के बीच एक युद्ध लड़ा गया 1870 और 1871 में. इसी बीच एक कहानी लिखी गई थी इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क. तो इस जो वॉर थी फ्रेंको प्रशियन वॉर, इसमें फ्रांस हार गया था प्रशिया के हाथों और प्रशिया को लीड कर रहे थे बिस्मार्क. मैं आगे आपको दिखाऊंगी बिस्मार्क कौन थे. प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. इन द स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school. तो बच्चों, ये जो कहानी है ये पब्लिश हुई है 1873 में, 1873 में, जब फ्रेंको प्रशियन वॉर हो चुकी थी. इस वॉर के अंदर फ्रांस हार गया था प्रशिया के द्वारा. बिस्मार्क लीड कर रहे थे प्रशिया को. और हुआ ये कि जब फ्रांस हार गया ना, तो 2 पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जिनका जिक्र इस पूरे लेसन के अंदर है उनके नाम आप ध्यान करेंगे, एल्सॉस एंड लॉरेन. ये दोनों डिस्ट्रिक्ट आ गए थे प्रशिया के हाथों में. अब प्रशिया ने जब इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को, जो कि फ्रांस के थे, जीत लिया था, तो एक स्कूल के अंदर उसका क्या प्रभाव पड़ा वो आज हम पढ़ेंगे इस स्टोरी के अंदर, जो कि है द लास्ट लेसन. ये देखिए बच्चों, बिस्मार्क जो प्रशिया को लीड कर रहे थे और इन्होंने ही फ्रांस को हराया था. और ये उस युद्ध की कुछ रियल पिक्चर्स हैं. ये असल में युद्ध हुआ था और कुछ रियल पिक्चर्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. फ्रेंको प्रशियन वॉर 1870-1871. बच्चों, 1 नंबर में पूछा जा सकता है ये पब्लिश कब हुआ था. 1873 के अंदर ही पब्लिश हुआ था. बच्चों, इस कहानी के अंदर हमारे पास 2 मेन कैरेक्टर्स हैं. सबसे पहले है हमारे नरेटर. नरेटर कौन होता है? वन हु नरेट्स, जो कहानी सुना रहे हैं. एक लड़का है बच्चों, अ स्कूल गोइंग बॉय है, उसका नाम है फ्रांस. और बच्चों, दूसरे हैं उसी स्कूल के जिसमें फ्रांस पढ़ता है, उसके टीचर मिस्टर हेमल. मिस्टर हेमल जो है वो टीचर है फ्रेंच भाषा के. वो स्कूल में फ्रेंच भाषा बच्चों को सिखाते हैं. और ये देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स का जिक्र हमारी इस कहानी में हुआ है. इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, एल्सॉस एंड लॉरेन. थीम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इस लेसन का. तो थीम क्या है? द स्टोरी द लास्ट लेसन highlights a human tendency that there is plenty of time to do things. Hence, man keeps postponing the lessons of life, oblivious to the fact that life is subject to change. The last French lesson taught by Mr. Hamel symbolizes the loss of language and the loss of freedom for France. तो बच्चों, ये जो कहानी है बहुत ही अच्छा थीम प्रेजेंट करती है हमारे सामने. हम सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं, ये काम कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, क्या जल्दी है ये काम आज ही करने की, क्या जल्दी है लेसन को सीखने की. लेकिन हमें ये अच्छी तरह से भली भांति पता है कि लाइफ इज सब्जेक्ट टू चेंज. लाइफ प्रतिदिन, हर पल, हर क्षण बदलती रहती है. अपने गाना भी सुना ना, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी. लेकिन हम फिर भी पोस्टपोन करते रहते हैं चीज़ों को कि नहीं कल कर लेंगे, नहीं परसों कर लेंगे. लेकिन बच्चों, कल परसों पर हमें किसी भी काम को छोड़ना नहीं चाहिए. इस कहानी में जो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं मिस्टर हेमल, वो सिंबलाइज करते हैं, सिंबल है लॉस ऑफ लैंग्वेज का, कि कैसे एक दिन के अंदर एक युद्ध के हार जाने से 2 ज़िलों ने अपनी मातृभाषा फ्रेंच को खो दिया.
और भाषा को खोना केवल सिर्फ लैंग्वेज को खोना नहीं होता बच्चों, उन्होंने अपनी फ्रीडम को खो दिया, अपनी आज़ादी को खो दिया। मैसेज भी बहुत खूबसूरत है जो हमें इस लेसन से सीखने को मिलता है। वन मस्ट लर्न हिज लेसन्स इन टाइम बिकॉज वन कैन नेवर टेल विच डे ऑफ हिज लाइफ में बी लर्निंग हिज लास्ट लेसन। बच्चों, हमें अपने सभी लेसन्स टाइम पर सीख लेने चाहिए, पोस्टपोन नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमें कभी नहीं पता, हम नहीं कह सकते कि कब हम अपनी ज़िंदगी का आखिरी लेसन, लास्ट लेसन सीख रहे होंगे। तो चलिए, मैसेज और थीम हमने कर लिया है, कैरेक्टर्स आपको पता ही है। शुरू करते हैं वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आप बहुत ध्यान से मेरे साथ पढ़ेंगे क्योंकि MCQs पूछे जाएंगे और हर एक लाइन के अंदर अपने आप में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। आई, बच्चों ये कहानी का नरेटर मैं आपको शुरू में बता चुकी थी, फ्रांस नाम का एक लड़का है। लड़के का नाम हमें काफ़ी आगे पता चलेगा जो ये कहानी सुना रहा है। तो आई यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है? फ्रांस के लिए, FRANZ। तो मैंने उस दिन स्कूल को काफ़ी लेट शुरू किया, दैट मॉर्निंग, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। मैं काफ़ी लेट हो गया था मेरे स्कूल के लिए और मैं काफ़ी ड्रेड यानी कि फियरफुल था, डरा हुआ था। किस चीज़ की वजह से? स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग मीन्स पनिशमेंट। तो बच्चों, जैसे आपको पता ही है, अगर आप भी स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलती है ना, तो वो भी डर गया था फ्रांस, क्योंकि वो स्कूल के लिए काफ़ी लेट हो गया था उस सुबह। स्पेशली बिकॉज मिस्टर हेमल, बच्चों ये एम डॉट है ना, इसको हम मिस्टर बोलेंगे। मिस्टर हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। और इस वजह से भी वो डर गया था बच्चों, क्योंकि उस दिन मिस्टर हेमल जो उसके फ्रेंच भाषा के टीचर थे, उन्होंने क्वेश्चंस पूछने थे पार्टिसिपल्स के ऊपर। पार्टिसिपल्स बच्चों ग्रामर का एक भाग है। पार्टिसिपल्स होते हैं हैविंग बोथ क्वालिटीज, एडजेक्टिव एंड वर्ब। जिनके पास दोनों ही क्वालिटीज़ होती हैं, विशेषण की और क्रिया की, वो पार्टिसिपल्स कहलाते हैं। तो पार्टिसिपल्स के बारे में भी मिस्टर हेमल को उस दिन क्वेश्चंस पूछने थे। तो वो फ्रांस काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि उसको पार्टिसिपल्स के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था। एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। एक शब्द भी फ्रांस को उसके बारे में पता नहीं था कि पार्टिसिपल्स का P क्या होता है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए मेरे मन में ये विचार आया कि मैं भाग जाऊं और आउट ऑफ डोर्स, बाहर खुले में अपना दिन बिताऊं। मेरे किसके मन में बच्चों? नरेटर के मन में। कौन है नरेटर? अ यंग स्कूल गोइंग बॉय फ्रांस। इट वॉज सो वार्म, बहुत ही बढ़िया गर्म दिन था। सो ब्राइट, चमकदार। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। वुड्स यहाँ पर बच्चों फॉरेस्ट, जंगल, जंगल की एज पर, ब्रिंक पर, किनारे पर बर्ड्स चर्पिंग, चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और ओपन फील्ड में, वहाँ पर खुले मैदान के अंदर, सोमिल के पास, सोमिल मैं आपको दिखा दूंगी कैसी होती है, लकड़ी चीरने वाला कारखाना बच्चों, वहाँ पर प्रशिया के सोल्जर्स, सोल्जर्स मीन्स जवान, प्रशिया के जवान ड्रिलिंग कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, वो तैयार हो रहे थे, तैयारी कर रहे थे। जब वो एक साथ, आपने एनसीसी की परेड वगैरह देखी होगी ना, कुछ उस तरह से वो ड्रिल कर रहे थे। मैं भी आपको पिक्चर दिखा दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा ड्रिलिंग क्या होती है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। मौसम बहुत सुहावना था, सब कुछ काफ़ी टेम्पटिंग था, अट्रैक्टिव था, ललचाने वाला था। रूल्स ऑफ पार्टिसिपल से तो सारा कुछ बढ़िया था। तो मेरा एक बार तो मन कर रहा था कि मैं बाहर घूम लूँ, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। रेजिस्ट मीन्स चेक, अपोज। मैंने अपनी इस इच्छा को दबा लिया, रेजिस्ट कर लिया। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से अपने स्कूल चला गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. बच्चों बहुत ज़रूरी है बुलेटिन बोर्ड। क्या होता है बुलेटिन बोर्ड? गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन बोर्ड। जैसे हमारे स्कूल्स के अंदर बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफिस के बाद पास नोटिस बोर्ड लगाया होता है, जहाँ पर स्कूल में जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं उनके बारे में आपको सूचनाएं मिल जाती हैं। तो वहाँ पर, जहाँ पर फ्रांस रह रहा था, वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड था बहुत बड़ा, आम जनता के लिए वो लगाया गया था। और जो भी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन होती थी, सरकारी सूचनाएं जो भी होती थी, उस बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से लोगों को दी जाती थी। तो जैसे ही फ्रांस कहता है मैंने टाउन हॉल को पास किया, वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी, क्राउड थी। कहाँ पर? इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर पक्का कोई समाचार था और सारे लोग उसे पढ़ रहे थे, बहुत भीड़ हो रही थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से बहुत बुरी बुरी खबरें हमें उस बुलेटिन बोर्ड के द्वारा मिल रही थी। कौन सी बुरी खबरें बच्चों? द लोस्ट बैटल्स, जो बैटल्स, युद्ध हम हार गए थे, लड़ाइयाँ हम हार गए थे। द ड्राफ्ट
ड्राफ्ट क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ ऑर्डरिंग पीपल, अनिवार्य सैनिक भर्ती। बच्चों, जब सेना के अंदर लोग कम हो जाते हैं तो अनिवार्य सैनिक भर्ती कर दी जाती है कि यंग पीपल सेना में जवान बनेंगे, सैनिक बनेंगे। तो ड्राफ्ट हो गया अनिवार्य सैनिक भर्ती, द प्रैक्टिस ऑफ ऑर्डरिंग पीपल। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो कि ऑफिसर कमांडिंग ऑफिसर था, उन्होंने ऑर्डर्स निकाले थे ड्राफ्ट के। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और आज मैं रुका नहीं बुलेटिन बोर्ड के बाहर, लेकिन मैंने सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है, बुलेटिन बोर्ड के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी है। तो बच्चों ये देखिए सॉमिल, लकड़ी चीरने वाली मशीन, उसका कारखाना। ये देखिए बच्चों, ये रियल पिक्चर है, प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो द ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ कौन होता है? लोहार। और यहां पर वो लोहार का नाम क्या है? वॉशलर, हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस कौन होता है बच्चों? हेल्पर, जो हेल्प करता है, या मैं कहूं अ पर्सन वर्क्स फॉर एन एम्प्लॉयर टू लर्न एन आर्ट और ट्रेड, या हम सिंपल भाषा में ट्रेनी कह सकते हैं, जो सीखता है कोई चीज़। तो एक बच्चों लोहार था, ब्लैकस्मिथ था, और एक उसका अप्रेंटिस था, ट्रेनी था। रीडिंग द बुलेटिन, वो बुलेटिन बोर्ड पर समाचार पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे कहा, उस लोहार ने मुझे कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इतना जल्दी मत जाओ लड़के, तुम अपने स्कूल में प्लेंटी ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम, आराम से पहुंच जाओगे, चिंता मत करो, जल्दी मत करो। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच मिस्टर हीमल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ। मुझे लगा वो जो लोहार था, ब्लैकस्मिथ था, वो वॉशर जो था, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन फिर भी मैं भागते हुए मिस्टर हीमल, जो कि मेरे टीचर थे फ्रेंच भाषा के, उनके गार्डन में पहुंच गया, उनके बगीचे में पहुंच गया, आउट ऑफ ब्रेथ। मैं हाफ रहा था क्योंकि मैं भागा भागा आया था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बसल। आमतौर पर जब भी स्कूल शुरू होता है बहुत ज़्यादा तेज़ नॉइज़, बसल मीन्स नॉइज़, शोर शराबा होता है, आवाज़ होती है। आप सब भली भांति परिचित हैं, जब तक प्रार्थना की घंटी नहीं बजती, प्रेयर की असेंबली की बेल नहीं होती, तब तक कितना शोर होता है पूरे स्कूल के अंदर, बच्चे घूम रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गली में बाहर सुना जा सकता था उस शोर को। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के इधर उधर हिलाने की आवाज़ें आती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मीन्स टुगेदर इन वन वॉइस, जब हम बोल बोल के याद करते ना पूरी क्लास, उस तरह से बोल बोल के याद करने की आवाज़ें आती थी। वेरी लाउड, बहुत तेज़। विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, इतनी तेज़ बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि हमें अपने कानों के ऊपर हाथ लगाना पड़ता था ताकि हम समझ पाएँ कि वो बोल क्या रहे हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर का महान डंडा, रूलर। रैपिंग ऑन द टेबल, जो ठक ठक की आवाज़ कर रहा था। रैपिंग मीन्स स्ट्राइकिंग और हिटिंग अगेंस्ट समथिंग मेकिंग नॉइज, जैसे वो डेस्क पे टीचर मारते हैं ना बच्चों डंडा, वैसे ही वो आवाज़ कर रहा था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब बिल्कुल शांति थी। उस दिन तो कोई शोर ही नहीं हो रहा था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क। अब आई हैड काउंटेड ऑन मीन्स डिपेंडेड अपॉन या होप्ड, मैंने आशा की कि मैं अपने डेस्क के ऊपर पहुंच जाऊंगा। कमोशन होता है डिस्टर्बेंस, बिना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, बिना कोई नॉइज क्रिएट करे। विदाउट बीइंग सीन, मुझे कोई नहीं देखेगा और मैं चुपचाप पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे वॉज एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन तो सब कुछ इतना क्वाइट था, इतना शांत था, इतना पीसफुल था, जैसे कि एक संडे की सुबह, संडे मॉर्निंग। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स, खिड़की के द्वारा मैंने देखा मेरे क्लासमेट्स जो थे, सहपाठी जो थे, वो बैठे थे ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, अपने अपने बेंचेस के ऊपर। एंड मिस्टर हीमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, और मिस्टर हीमल जो मेरे फ्रेंच भाषा के टीचर थे, वो अपने टेरिबल, हॉरिबल, भयानक, आयरन मतलब लोहे के बने हुए, रूलर मतलब डंडे के साथ, स्टिक भी बोलते हैं हम, छड़ी, अपने आर्म में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए वहाँ पर घूम रहे थे, वॉकिंग अप एंड डाउन। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने डोर खोला, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मैं सबके सामने आ गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड, आप लोग सोच सकते हैं मैं कितना ब्लश किया। ब्लश मीन्स बिकेम रेड बाय शेम, शर्मिंदा हुआ, लाल हो गया मेरा चेहरा। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, फ्राइटेंड मीन्स अफ्रेड, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो लगा मिस्टर हीमल मुझे
डांट लगाएंगे कि मैं लेट हो गया, सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, बट कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हेमल सॉ मी, मिस्टर हेमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालु तरीके से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। अपने जगह पर जल्दी चले जाओ लिटिल फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ये लेसन शुरू करने वाले थे। तो उस दिन मिस्टर हेमल को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया फ्रांस के ऊपर, वो लेट था फिर भी कोई गुस्सा नहीं आया। I jumped over the bench and sat down at my desk. मैं कूदा अपने बेंच के ऊपर, अपने डेस्क के ऊपर जाकर बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green cloth. मैं अपने फ्राइट से, फियर से, डर से बाहर आया भी नहीं था। मैंने देखा कि जो मेरे टीचर थे उन्होंने बहुत ही अपना खूबसूरत वाला, ब्यूटीफुल, सुंदर सा ग्रीन कलर का कोट, बच्चों एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कौन से कलर का कोट था, ग्रीन कलर का कोट पहन रखा था। हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड क्या होती है, देखिए ये वर्ड फ्रिल्ड होता है बच्चों, फिटेड विद लेस, लेस लगी हुई थी उसके ऊपर, शर्ट के ऊपर। आप देख सकते हैं ये मिस्टर हेमल है, आयरन रूलर के साथ खड़े हैं। तो फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, छोटी ब्लैक कलर की सिल्क कपड़े की बनी हुई कैप पहन रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयडरी, सब पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। एम्ब्रॉयडरी मीन्स कढ़ाई। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। वो जो ड्रेस उन्होंने पहन रखी थी ना, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडरीड, वो केवल 2 ही फंक्शंस पे उनको पहनते थे, या कोई इंस्पेक्शन होने वाली थी, कोई मतलब स्कूल को देखने आने वाला था, या फिर प्राइज जिस दिन बंटने होते थे उन दिनों ही, और दिनों वो नहीं पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलम, बल्कि पूरा का पूरा स्कूल उस दिन बड़ा स्ट्रेंज, अजीब लग रहा था, सोलम लग रहा था। सोलम मीन्स सीरियस, गंभीर, क्वाइट, चुपचाप, शांत। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. एक चीज़ जो मैंने उस दिन, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लासरूम में देखी, वो क्या था कि बैक बेंचेस के ऊपर, पिछले बेंचेस जो कि हमेशा ही खाली रहते थे, वहाँ पर विलेज के लोग, गांव के लोग बैठे थे, बिल्कुल क्वाइटली, बिल्कुल चुपचाप, जैसे हम बैठे थे बच्चे। कौन कौन थे? ओल्ड हाउसर, एक व्यक्ति थे बूढ़े हाउसर, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, जिन्होंने अपने 3 कोने वाली हेड पहन रखी थी। द फॉर्मर मेयर, हमारे जिले के पहले रहे मेयर। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पहले रहे पोस्टमास्टर। एंड सेवरल अदर, और बहुत सारे और। बिसाइड्स मीन्स एक्सेप्ट। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी के सभी उदास दिखाई दे रहे थे। ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर, सब कोई उदास थे। एंड हाउसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, बच्चों प्राइमर क्या होती है? बुक फॉर द बिगनर्स। जैसे छोटे बच्चे जब हमारी पढ़ाई शुरू करते हैं तो हिंदी की किताब लेते हैं, अनार, आम, और ABCD की किताब लेते हैं ना, वो प्राइमर बोली जाती है बच्चों। तो उन्होंने फ्रेंच भाषा की ओल्ड प्राइमर ले रखी थी। थम्ड एट, थम होता है बच्चों अंगूठा, यानी कि वो मेड डर्टी विथ थम इम्प्रेशन। वो जो प्राइमर थी वो गंदी से कागज़ की हो रही थी, क्योंकि उनके थम इम्प्रेशन उस पे ऊपर, एजेस के ऊपर, किनारों के ऊपर लगे हुए थे, कॉर्नर्स के ऊपर। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। तो ओल्ड हाउसर जो था उसने उस प्राइमर को अपनी नीज पर, घुटनों पर खोलकर वो बैठा था, अपने बड़े बड़े उसने स्पेक्टिकल्स लगा रखे थे, आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये, और वो पेजों की ओर देख रहा था प्राइमर के। While I was wondering about it all, Mr. Hemal mounted his chair. Mounted means set on. जब मैं देख रहा था सारे सीन को और मैं आश्चर्यचकित, वंडरिंग, तब मैंने देखा मिस्टर हेमल बैठ गए हैं अपनी चेयर के ऊपर। एंड इन द सेम ग्रेव, ग्रेव मीन्स सीरियस, गंभीर, एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। बहुत ही ग्रेव, सीरियस, जेंटल वॉइस में मिस्टर हेमल ने कहा, मेरे बच्चों आज मैं तुम्हें लास्ट लेसन, आखिरी लेसन देने जा रहा हूँ। बच्चों अगली लाइन जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है, ऑर्डर क्या आया था बर्लिन से, ठीक है, यानी कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगा हुआ था जिसके आगे भीड़ लगी हुई थी। ये क्वेश्चन हमेशा शॉर्ट में पेपर में आता है, आप ध्यान करेंगे, लाइनें हैं। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्जोस एंड लॉरेन। तो बच्चों जिन 2 डिस्ट्रिक्ट का मैंने अभी जिक्र किया था, एल्जोस और लॉरेन, जर्मन भाषा बर्लिन से ऑर्डर आए थे, बुलेटिन बोर्ड पर यही बर्लिन से ऑर्डर लगे हुए थे, आए हुए,
कि एल्जोस और लॉरेन के स्कूलों के अंदर अब फ्रेंच भाषा नहीं सिखाई जाएंगी, क्योंकि फ्रांस से ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे वो चले गए हैं अब जर्मनी के अंदर। अब वहाँ पर केवल जर्मन भाषा ही सिखाई जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या ऑर्डर आया? द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्जोस एंड लॉरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। जर्मन भाषा के नए मास्टर कल आ जाएंगे, मिस्टर हेमल ने कहा। वो किस भाषा के थे बच्चों? फ्रेंच भाषा के। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। आज आपका फ्रेंच भाषा का आखिरी लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और मैं ये चाहता हूँ आप बहुत ध्यान से मुझे सुने, क्योंकि आज आपकी खुद की मातृभाषा फ्रेंच का आखिरी लेसन मैं आपको देने जा रहा हूँ। What a thunderclap these words were to me. Thunderclap means sudden terrible event or piece of news just like thunder. जैसे वज्रपात अगर हम हिंदी में कहें, बिजली सी पड़ी फ्रांस के ऊपर जब उसने ये बात सुनी कि आज मिस्टर हेमल फ्रेंच भाषा का आखिरी लेसन देने जा रहे हैं, वज्रपात की तरह उसके ऊपर प्रभाव हुआ उन शब्दों का। ऑन द रेचेस, रेचेस होता है बच्चों दुरात्मा, एविल पर्सन, राक्षस, दुष्ट। That was what they had put up at the town hall. अच्छा, put up means displayed. अच्छा, तो उन दुरात्माओं ने, उन इविल लोगों ने, उन बुरे लोगों ने ये ऑर्डर लगा रखा था उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर टाउन हॉल के पास। कौन सा? The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. My last French lesson. अब बच्चों फ्रांस जो है वो बहुत दुखी है। वो कहता है मैं अपना आखिरी फ्रेंच लेसन पढ़ने जा रहा हूँ आज। वाई? क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मुझे तो आता भी नहीं अभी तक फ्रेंच लिखना। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। और अब मैं सीख भी नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। मैं यहीं तक ही रह जाऊंगा मेरी मातृभाषा के अंदर, फ्रेंच के अंदर। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। मैं कितना दुखी था, मुझे अपने आप पर दुख आ रहा था कि मैंने अपने लेसन्स कभी भी ध्यान से नहीं पढ़े। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैंने क्यों ध्यान से नहीं पढ़े? कई बार मैं पक्षियों के अंडे ढूंढने चला जाता। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। बच्चों सार क्या है? अ टेरिटरी इन वेस्ट जर्मनी इन द सार रिवर वैली। तो सार नदी के अंदर मैं बोट चलाने चला जाता। माई बुक्स दैट हैड सीम सच अ न्यूसेंस a while ago, so heavy to carry, my grammar, my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. अब वो कहता है बच्चों कितना मजाक हुआ है मेरे साथ ये कि जो किताबें मुझे अब तक भारी प्रतीत हो रही थी कि मैं उनको उठा नहीं पा रहा था, मेरी ग्रामर की किताब, मेरी हिस्ट्री में जो संतों की हिस्ट्री है उसकी किताब, इतिहास की किताब, मेरे पुराने मित्रों की तरह है जो मुझे छोड़ने पड़ेंगे, गिव अप करने पड़ेंगे, लेकिन मैं उनको गिव अप नहीं करना चाहता, उनको छोड़ना नहीं चाहता। एंड मिस्टर हिमल टू, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और जब आज मुझे पता चल रहा है मेरे फ्रेंच भाषा के टीचर, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर मिस्टर हेमल आज चले जाएंगे, ये उनका आखिरी लेसन है, मैं उन्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। फॉरगेट मतलब भूलना। क्या क्या भूल गए हैं? अबाउट हिज रूलर, उसकी केन छड़ी के बारे में जो हमें मारा करते। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, क्रैंकी मीन्स सनकी, इसेंट्रिक, बैड टेम्पर्ड, कि कितने वो सनकी है मैं ये भी भूल गया हूँ। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया कि आज अब वो लास्ट लेसन देने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने बढ़िया वाले संडे क्लोथ्स पहन रखे हैं, वो ग्रीन कोट, frilled shirt, little black silk cap, all embroidered. And now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room. और अब मुझे समझ में आ गया वो हमारे विलेज के जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, पीछे क्यों बैठे हैं, क्योंकि आज हमारी भाषा का आखिरी दिन होने वाला है, भाषा सीखने का आखिरी दिन होने वाला है। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो भी अनहैप्पी हैं, मेरी ही तरह सॉरी फील कर रहे हैं। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल एनी मोर, कि वो स्कूल अब और नहीं जा सकते। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। बच्चों MCQs में क्वेश्चन आ सकता है कि मिस्टर हेमल ने कितने सालों की सर्विस दी वहाँ पर? 40 ईयर्स, 40 साल हो गए मिस्टर हेमल को वहाँ पर पढ़ाते हुए। तो 40 साल जो उन्होंने वफादारी से वहाँ पर अपनी सेवाएं दी हैं, उनके प्रति रिस्पेक्ट प्रकट करने के लिए वहाँ पर उन्होंने अपने देश के लिए जो योगदान दिया है अपनी भाषा, मातृभाषा सिखाकर, वो अब नहीं दे पाएंगे। तो उनकी फेथफुल सर्विस का शुक्रिया अदा करने के लिए, उनके प्रति रिस्पेक्ट प्रकट करने के लिए आज हमारे विलेज के सारे जो ओल्ड मैन हैं, वृद्ध पुरुष हैं, वो वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं।
While I was thinking of all this, I heard my name called. मैं अभी ये सब बातें सोच ही रहा था कि मुझे मेरा नाम सुनाई दिया, किसी ने मेरा नाम पुकारा. It was my turn to recite. अब मेरा टर्न आ गया था रिसाइट करने का, चेंट करने का, बोलने का. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? मैं क्या कुछ देने को तैयार नहीं था उस पार्टिसिपल के ड्रेडफुल मतलब भयानक रूल को बताने के लिए, लाउडली एंड क्लियरली, तेज आवाज में और स्पष्ट रूप में, एंड विदाउट वन मिस्टेक, एक भी गलती किए बिना. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन शुरू के ही शब्द मेरे गलत हो गए. एंड आई स्टूड देयर, मैं वहाँ पर खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरे डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. डेयर मीन्स करेज, मेरे अंदर करेज नहीं थी, साहस नहीं थी कि मैं ऊपर आंखें उठाकर मेरे टीचर को देखूं, मिस्टर हेमल को देखूं. I heard Mr. Himmel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. But now you see where we have come out. Ah, that's a great trouble with Elzos. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchmen, and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst, poor little Franz. We have all a great deal to reproach ourselves with. तो बच्चों, अब वो बेचारा काफ़ी बुरा महसूस कर रहा था कि उसे पार्टिसिपल्स के रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था. उसे मिस्टर हेमल की आवाज़ सुनाई दी. मिस्टर हेमल ने कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा लिटिल फ्रांस. तुम खुद ही बहुत बुरा महसूस कर रहे हो कि तुम ये पार्टिसिपल्स के रूल नहीं सुना पाए. बच्चों, एक नंबर में पूछा जाता है कि कौन से रूल सुने थे उन्हें, पार्टिसिपल्स के. लेकिन फिर उन्होंने आगे कहा कि हम सब के साथ ऐसा होता है, हम सब खुद के साथ ऐसा करते हैं. हम रोज़ अपने आप को कहते हैं, अरे हमारे पास बहुत टाइम है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे. लेकिन अब तुम देख रहे हो कि हम कहाँ पहुँच गए हैं. दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एल्सॉज. बच्चों, अगर पर्टिकुलरली पूछा जाए कि फ्रांस कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित था, तो एल्जॉस से संबंधित था. आप ध्यान कर लेंगे, यही ट्रबल था एल्जॉस के पीपल के साथ, यहाँ रहने वाले लोगों के साथ. हम यही कहते रहते कि हम कल पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू. अब देखा, जब दूसरे लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और हमें जीत लिया, अब हम फ्रांस का हिस्सा ना होकर जर्मनी का हिस्सा हो गए हैं, तो कैसा लग रहा है. हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन. अब तुम हो तो एक फ्रेंचमैन, लेकिन ना तुम फ्रेंच बोल सकते हो, ना फ्रेंच लिख सकते हो. अपनी भाषा को ना तुम बोल सकते हो, ना तुम लिख सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रांस. हम सब ने बुरा किया है. हम सब रिपोर्ट्स मीन्स ब्लेम करते हैं अपने आप को. हम सब के अंदर ये जो दोष है वो सबके अंदर है. कैसे? योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न. तुम्हारे माता पिता को चिंता नहीं थी. एंशियस मीन्स वो वरिड नहीं थे कि तुम सीखो, पढ़ो फ्रेंच भाषा. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स. उन्होंने ये प्रेफर किया कि तुम किसी फार्म पर काम करो, किसी मिल के अंदर काम करो, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि वो कुछ और पैसे कमा पाए. एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. मैं भी ब्लेम में हूँ, मेरे ऊपर भी दोष है. हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. कभी कभी मैं तुम्हें अपने पौधों में पानी देने के लिए भेज दिया करता था ना, पढ़ाता नहीं था. मैं कह देता तुमसे, जाओ मेरे पौधों में पानी दे दो. तो मैं भी ब्लेम में हूँ, मेरे ऊपर भी दोष है. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे. और जब मुझे मछली पकड़ने जाना होता था, मैं तुम लोगों को हॉलीडे दे दिया करता, तुम्हारी छुट्टी कर दिया करता. तो मैं भी दोषी हूँ. Then, from one thing to another, Mr. Himmel went on to talk of the French language, saying it was the most beautiful लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. और बच्चों, फिर मिस्टर हेमल कहते गए, बताते गए, और उन्होंने फिर फ्रेंच भाषा के बारे में बताना शुरू किया. उन्होंने कहा, फ्रेंच भाषा विश्व की सबसे खूबसूरत भाषाओं में से एक है. द क्लियरेस्ट, जो बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है. द मोस्ट लॉजिकल, लॉजिकल मीन्स लॉजिक, तर्क के अनुसार है. अकॉर्डिंग टू रूल्स है. दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, सेव करना चाहिए. एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें उसे कभी भूलना नहीं चाहिए. बिकॉज व्हेन बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो मैं आपको बताने चाह रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे. व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison.
When people are enslaved, जब people गुलाम हो जाते हैं, enslave हो जाते हैं, as long as they hold fast to their language, लेकिन hold fast means they are attached to, वो अपनी मातृभाषा पे अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं. It is as if they had the key to their prison. तो ये मान के चलिए कि उनके पास की है, चाबी है उनकी प्रिजन की, उनकी जेल की. यानी कि गुलामी में भी हमें अपनी मातृभाषा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए. एट द टाइम ऑफ एनस्लेवमेंट द लैंग्वेज, द मदर टंग विच कीप्स पीपल्स आइडेंटिटी अलाइव, हमारी पहचान कायम रखती है हमारी मातृभाषा. इट यूनाइट्स देम, brings them together, urging them to fight for the liberation of their motherland. क्योंकि हमारी भाषा ही हमें यूनाइट करती है, जोड़ती है, एक दूसरे के नज़दीक लाती है और अर्ज करती है, हमें प्रेरित करती है कि हम फाइट करें अपनी लिबरेशन के लिए. लिबरेशन मतलब फ्रीडम के लिए, अपनी मदरलैंड की, अपनी मातृभूमि के लिए. तो मातृभूमि के लिए मातृभाषा बहुत ज़रूरी है. देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन. फिर उन्होंने एक ग्रामर की किताब खोली, उनका लेसन पढ़ के सुनाया. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. और मैं काफ़ी आश्चर्यचकित था कि मुझे एक एक शब्द समझ में आ रहा था. ऑल ही सेड सीम सो ईजी, सो ईजी. जो भी मिस्टर हेमल बोल रहे थे बिल्कुल आसान था, बिल्कुल. आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली. और मैंने सोचा शायद मैंने कभी मिस्टर हेमल को इतने ध्यान से सुना ही नहीं. एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस. और शायद कभी उन्होंने पहले इतनी पेशेंस के साथ, पेशेंस होती है बच्चों मतलब आराम से, बिना कोई जल्दी किए, कभी इतना पेशेंटली ये पाठ पढ़ाया ही नहीं था. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे. ऐसा लग रहा था वो बेचारा आदमी जाने से पहले हमें सब कुछ बता देना चाहता है जो भी वो जानता है. एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक. और वो चाहता है कि एक मोमेंट के अंदर, वन स्ट्रोक मीन्स एक क्षण के अंदर, वो सब हमारे दिमाग के अंदर आ जाए जो भी वो बताना चाह रहे हैं. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. ग्रामर के बाद एक राइटिंग का लेसन हुआ, लिखने का लेसन हुआ. दैट डे मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस. उस दिन मिस्टर हेमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए थे. रिटन इन ब्यूटिफुल राउंड हैंड, बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग में उसमें लिखा हुआ था वर्ड्स फ्रांस एल्जॉस, फ्रांस एल्जॉस. They looked like little flags floating everywhere. वो शब्द इतने सुंदर लग रहे थे जैसे झंडे चारों ओर उड़ रहे हो, तैर रहे हो. इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे के अंदर. हंग फ्रॉम द रोड, रोड होता है बच्चों छड़ी से टंगे हुए हो. एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क. देखना चाहिए था आप लोगों को कैसे सारे लोग अपने काम में लगे हुए थे. एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, कितना शांत था सब कुछ. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स. बच्चों जब हम पेन चलाते हैं तो जो स्क्रैपिंग की आवाज़ होती है केवल वही सुनाई दे रही थी, पेपर के ऊपर पेन के चलने की आवाज़ें. बाकी सब कुछ शांत था, पेन ड्रॉप साइलेंस था. नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू. और बच्चों जो मछली के कांटे ट्रेस करने में जुटे हुए थे, छोटे से छोटे बच्चे, वो भी कोई भी आवाज़ नहीं कर रहे थे. ऑन द रूफ द पीजन्स कूड वेरी लो. छत के ऊपर पीजन्स कू कर रहे थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने लिए सोचा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन बच्चों, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स. क्या वो पीजन्स को भी जर्मन भाषा में गाना सिखा देंगे क्या, या उनके ऊपर थोप देंगे कि कबूतर भी जर्मन भाषा में ही गाएं. तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. इसका मतलब ये है बच्चों, जर्मन कैन इम्पोज द जर्मन लैंग्वेज ऑन द पीपल ऑफ एल्जॉस एंड लॉरेन बट दे कांट इम्पोज दिस लैंग्वेज ऑन द बर्ड्स. ये जो जर्मन हैं जिन्होंने जीत लिया है फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स एल्जॉस और लॉरेन को, वो उनके लोगों पर तो थोप सकते हैं उनकी जर्मन भाषा, लेकिन क्या पक्षियों को भी फोर्स कर सकते हैं कि वो भी जर्मन में गाएं? दे कैन एनस्लेव द पीपल बट दे हैव नो अथॉरिटी ऑन द पीजन्स. वो लोगों को तो गुलाम बना सकते हैं लेकिन वो कबूतरों को गुलाम नहीं बना सकते, उनके ऊपर उनका कोई बस नहीं चलेगा. Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hemel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then at another. जब मैं अपना काम कर रहा था लिखने का, मैंने मेरे टीचर मिस्टर हेमल की ओर देखा. वो बिना हिले अपनी चेयर पर बैठे थे. कभी वो एक चीज़ को घूर रहे थे, कभी दूसरी चीज़ को. ऐसा लग रहा था as if he wanted to fix in his mind just how everything looked
इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था जैसे वो माइंड में बसाना चाहते हैं, एक इमेज बनाना चाहते हैं हर उस चीज़ की जो उस छोटे से स्कूल के कमरे में उनको दिखाई दे रहा था। फैंसी, फैंसी मीन्स इमेजिन, सोचो। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। 40 सालों से वो इसी एक कमरे में थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड, बाहर उनका बगीचा था विंडो के बाहर। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी क्लास उनके सामने। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे ही। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn एंड स्मूथ। वो जो डेस्क और बेंच है वही बस घिस घिस कर चिकने हो गए हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, जो अखरोट के पेड़ हैं गार्डन में वो लंबे हो गए हैं। एंड द होपवाइन, होपवाइन मीन्स फूलदार बेल जो है, ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो भी बढ़ गई है, छत तक फैल गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, और कैसे उनका दिल टूट रहा होगा ये सब छोड़ते हुए। पुअर मैन, बेचारे वो। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, ऊपर उनकी बहन कमरे में थी जो कि उनकी ट्रंक्स यानी कि बैग्स को पैक कर रही थी, उनकी आवाज़ें आ रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्होंने कल ही देश छोड़कर जाना पड़ेगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके अंदर करेज है, डेयर है, साहस है कि वो सुनेंगे हर लेसन को अंत तक। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग के बाद हमने इतिहास को पढ़ा। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा, बे, बी, बो, बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर had put on his spectacles and holding his primer in both hands, और पीछे कमरे के ओल्ड हाउसर जो बैठा था उसने अपने स्पेक्टिकल्स, चश्मा लगा रखा था, अपने प्राइमर को अपने दोनों हाथों में ले रखा था। स्पेल द लेटर्स विद देम, और वो भी लेटर्स को स्पेल कर रहा था उन बच्चों के साथ। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, वो रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मीन्स काँप रही थी, शुक विद इमोशन, वो भावों से भर गया था। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और वो इतना मजाकिया लग रहा था कि हमें भी लग रहा था कभी हम हंस रहे थे कभी हम रो रहे थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, द लास्ट लेसन, मुझे भी बिल्कुल अच्छी तरह से याद है, फ्रांस कहता है, मेरा लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और अचानक से चर्च की घंटी बजी, 12 बज गए थे। देन द एंजलस, एंजलस होता है बच्चों मिड डे प्रेयर, मिड डे प्रेयर हो गई वहाँ पर। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, और फिर जो प्रशियंस से जो ड्रिल कर रहे थे उनके ट्रम्पेट्स, नगाड़ों की ध्वनि हमें सुनाई दी, और वो काफ़ी हमारे विंडो के नीचे से ही गुजर रहे थे। मिस्टर हेमल स्टूड अप, खड़े हुए मिस्टर हेमल, वेरी पेल, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, अपने चेयर पर वो खड़े हो गए वहाँ पर चेयर के पास, मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सेड ही, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। तो बच्चों वो कुछ बोलना चाह रहे थे मिस्टर हेमल, उन्होंने कहा आई, चॉक्ड मीन्स गला रुंधना, अनेबल टू स्पीक, वो बोल नहीं पा रहे थे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उन्होंने ब्लैक बोर्ड की ओर मुँह किया। टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा लिया। एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, जितने भी माइट पावर थी उनके पास, क्षमता थी, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने जितना बड़ा वो लिख सकते थे बच्चों उतना बड़ा लिखा, बड़े बड़े शब्दों में लिखा, वीव ला फ्रांस, जिसका इंग्लिश में अनुवाद रहेगा लॉन्ग लिव फ्रांस, वीव ला फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो रुक गए और उन्होंने अपना हेड वॉल के अगेंस्ट झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, बिना एक शब्द कहे उन्होंने बस जेस्चर किया, मूवमेंट ऑफ हैंड किया, अपना हाथ हिलाया और बोले वो लास्ट शब्द, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, अब स्कूल ख़त्म हो गया है, आप सब जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मातृभाषा कितनी ज़रूरी होती है, हमें सबको आनी चाहिए अपनी मातृभाषा, क्योंकि एक मातृभाषा जो है हमारी जो मेन लैंग्वेज है वो हम सबको यूनाइट करती है, एक साथ लेकर आती है। तो आज आपने सीख लिया होगा वीव ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। कितना बुरा लग रहा था उन सब लोगों को जब उनसे उनकी मातृभाषा छीन ली जा रही थी। तो चलिए, ये हमने लेसन कर लिया है, अब इसकी समरी और कर लेते हैं बच्चों। ये समरी आप ज़रूर याद कर लें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इसका बहुत बार आता है और ये समरी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में चल जाएगी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी शॉर्ट क्वेश्चंस इस समरी में आपको मिल जाएंगे। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखी हुई है, आप सबको ईजिली समझ में आ जाएगी। फ्रांस entered his school and noticed that everything was still and silent
An order came from Berlin that only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine. Mr. Himmel was a teacher of French language. He was very strict. He was going to deliver his last lesson in French. All people of the village respected him and came to thank him for his faithful service of 40 years. Franz was a non-serious student. When he heard that Mr. Himmel was leaving the school, his feelings changed. He cursed himself for not learning his lessons. He forgot all about Mr. Himmel's ruler and his cranky nature. According to Mr. Himmel, French was the most beautiful language in the world. He called it the clearest and the most logical language. He wanted his people to keep it alive and never forget it. In the end, Mr. Himmel took a big piece of chalk and wrote in big letters, "Long live France, vive la France." So बच्चों, with this we have completed lesson 1 of Flamingo, the last lesson. I hope आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर कीजिए आपके 12th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो डियर चिल्ड्रन. टेक केयर.